Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन 4 मॉडर्न वर्ल्ड 2 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Today we are going to cover up next topic which is Japan. So let's start. The Meiji Restoration began in 1868 with an era of enlightened rule which transformed Japan from a closed feudal society to the first industrialized nation. She had little natural resources of her own and needed both overseas markets and sources of raw materials. तो जो मेजी रिस्टोरेशन हुआ था वो 1868 में स्टार्ट हुआ था जिसमें इलाइटन रूल आया था। इसमें जो जापान था वो फ्यूडल सोसाइटी से जागीरदारी वाले समाज से उसने उस चीज को खत्म करके और अपने देश को पहली बार औद्योगिक क्रांति से जोड़ा, इंडस्ट्री से जोड़ लिया। उसके पास बहुत ही कम नेचुरल रिसोर्सेज था खुद का, इसलिए उसे विदेशी मार्केट भी चाहिए, साथ में उसको अ, अपने सामान को बनाने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता होने लगी। In 1871, a group of Japanese politicians toured Europe and US. Japan framed a state-led industrialization policy. In 1877, the Bank of Japan was founded. Many steel and textile factories were set up. Education was popularized and Japanese students were sent to study in the West. By the year 1905, under the slogan of "Enrich the country, strengthen the military", Japan rose as a formidable industrial and military nation. She was successful in conquering Formosa, southern Sakhalin, Korea, Manchuria, Indochina, Burma, Malaya, Singapore, Indonesia, and the Philippines. 1871 में क्या हुआ कि एक जापानीज के ग्रुप, जो जापानीज पॉलिटिशियंस थे उनके जो ग्रुप यूरोप और यूएस में जाके ट्रैवल करते हैं। जापान ने एक इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को बनाया। 1877 में जो जापान का बैंक था उसका नींव रखा गया, मीन्स जापान में एक बैंक का फाउंडेशन हुआ। बहुत सारे स्टील और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को वहां पे सेट किया गया, एजुकेशन को पॉपुलर बनाया गया और जितने भी जापानीज स्टूडेंट थे उनको सिर्फ पढ़ाई करने के लिए वेस्ट डायरेक्शन में भेजा जाता था। 1905 के टाइम में एक स्लोगन दिया गया, एनरिच द कंट्री, मीन्स कंट्री को आगे बढ़ाओ, स्ट्रेटन द मिलिट्री, मीन्स अपने मिलिट्री को मजबूत बनाओ, जिससे कि जो जापान है उसमें एक बहुत ही विकट परिस्थिति हो गई थी। जितने भी इंडस्ट्रियल या फिर जो मिलिट्री नेशन थे वो रेज हो चुके थे और वो बहुत सारे ऐसे नेशन है, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र है, उसको उन्होंने कॉन्कर कर लिया जापानीज ने। कुछ ऐसे नेशन है जिसको जापानीज में कॉन्कर किया था, वो कौन कौन सा नेशन है? फॉर्मोसा, साउदर्न सैकलियन, कोरिया, मंचूरिया, इंडो चाइना, बर्मा, माल्या, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये कुछ ऐसे राष्ट्र है जिसपे जापान ने अपना कब्जा कर लिया था। इम्पीरियलिज्म इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो इम्पीरियलिज्म है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूड्स नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, माल्या, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, थाईलैंड, इंडो फिलीपींस। Even before the rise of the new imperialism, many of these countries were already dominated by the Europeans. Sri Lanka was occupied by the Portuguese, then by the Dutch, and later by the British. England introduced tea and rubber plantations, which came to form 7 to 8 of Sri Lanka's exports. जो साउथ या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया है इसमें कौन कौन से नेशंस थे? नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, माल्या, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, थाईलैंड और इंडो फिलीपींस।
तो जब न्यू इम्पीरियलिज्म का स्टार्ट हुआ उससे पहले क्या हो कि ये बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके ऊपर यूरोपियंस का डोमिनेशन चल रहा था। यूरोपियंस इनके ऊपर अपना कॉन्कर करके अपना रूल को स्टैब्लिश कर चुके थे। श्रीलंका को पोर्टुगीज के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। उसके बाद फिर श्रीलंका पे डच आए, फिर सबसे लास्ट में कौन आए? ब्रिटिश आए। इंग्लैंड ने टी और रबर प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि श्रीलंका से एक्सपोर्ट होके आया था। अदर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आल्सो suffered under imperialism. French troops attacked Vietnam, claiming that they were protecting the Christians of Indochina. Gradually, Vietnam, Laos, and Cambodia were added to the French colonial empire. The British added Burma and the port of Singapore to gain control over the Malaya states. और भी दूसरे ऐसे देश थे साउथ ईस्ट एशिया के, वो भी इंपीरियलिज्म से सफर कर रहे थे। लोग अपने साम्राज्य को सिर्फ बढ़ाने के लिए ये चीजें कर रहे थे कि वो कभी किसी पे अटैक कर रहे थे, किसी के नेशंस पे अपने रूल को स्टैब्लिश कर रहे थे, किसी नेशंस को वो कॉन्कर ले रहे थे। तो ये जो फ्रेंच ट्रूप्स है, फ्रेंच के जो सैनिक है, उसने वियतनाम पे अटैक किया। और क्या क्लेम किया अटैक करने के बाद? कि हम लोग यहाँ के क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो इंडो चाइना के क्रिश्चियंस है हम लोग उनको सुरक्षा दे रहे हैं। और बाद में ये जो वियतनाम, लॉस और कैम्बोडिया है वो भी फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर में ऐड कर लिया जाता है। फिर ब्रिटिश जो है वो बर्मा और सिंगापुर के पोर्ट को अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, जिससे उनका जो कंट्रोल है वो माल्या स्टेट्स के ऊपर भी वो लोग अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। अब हम लोग देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा, जिससे लोगों ने अपने जब साम्राज्य को फैलाया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा पूरी दुनिया पे। Some of the positive effects of imperialism on the colonies were the introduction of transportation and communication like railway lines, canals, telegraphs, and telephones. It also led to the growth of political consciousness and the feeling of nationalism in the colonies. It led to development in modern education and science, which helped the nations to develop after they gained their independence. तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट्स है इंपीरियलिज्म के कॉलोनीज के, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे लाइंस, कैनल्स, टेलीग्राफ्स और जो टेलीफोन से इनका लोगों के बीचों में इंट्रोडक्शन करवाया गया। इससे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में भी ग्रोथ आया, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग भी जागी। साथ में इसके कारण मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, जिससे एक नेशंस के डेवलप में बहुत ज्यादा महत्व रहा। और साथ में ये जब लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा, लोग अपने पॉलिटिक्स के प्रति जागरूक हुए, तो उनके अंदर इंडिपेंडेंस में स्वतंत्र होने के लिए भी वो लोग जाग उठे और उन्होंने इसके डायरेक्शन में जाके काम किया। Imperialism had a disastrous effect on the colonies. The indigenous industries were ruined and the natural resources ruthlessly exploited. China was divided into spheres of influence and thrown open to international trade. The whole of Africa, except for Liberia and Ethiopia, was divided amongst the European nations. A large number of Africans were sold as slaves. In South Africa, the white European community ill-treated the black on the basis of their dark skin. This is called racial discrimination or apartheid, which was the worst impact of imperialism. तो हम लोगों ने देखा कि ये जो साम्राज्यवाद लोग अपने साम्राज्य को फैला रहे थे, तो इसका बहुत ही बड़ा और विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थे पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे। इंडिजिनस इंडस्ट्रीज जो लोग अपने हाथों से अपने कुछ चीजों को बनाते थे और इसे मार्केट में बेचते थे, तो ये जो इंडस्ट्री था वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्रकृति से प्राप्त होने वाली सोर्सेज थे, उनको इन लोगों ने बहुत ही बेरहमी से उनका शोषण किया, मीन्स बहुत ज्यादा उपयोग किया। चाइना को डिवाइड कर दिया गया स्फेयर्स में, और जो उनके मार्केट थे उसे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खोल दिया गया। जितने भी अफ्रीका में है, सिर्फ वहां पे लिबेरिया और एथियोपिया को छोड़ के इनको डिवाइड कर दिया गया यूरोपियन नेशंस के अंदर। और बहुत बड़े जो अफ्रीकन
के जितने भी पॉपुलेशन थे उसके लार्ज नंबर पॉपुलेशन को एज अ स्लेव गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट यूरोपियन कम्युनिटी थे, मीन्स जो गोरे समूह के जो लोग थे, वो ब्लैक लोगों के साथ, जो काले लोग थे उनके साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर करते थे, सिर्फ उनके डार्क स्किन के बेसिस पे। और इसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अपार्टेड मीन्स रंगभेद के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे खराब इम्पैक्ट रहा है, सबसे खराब प्रभाव रहा है साम्राज्यवाद का। The negative impact of imperialism outweighs its positive one as it drained both the Asia and Africa of their wealth, raw materials, and exploited their markets by selling their industrial goods, thereby destroying the economy of these colonies. Their policy of racial discrimination made the people lose their self respect as well as their confidence. You will read more of about it in the next few lessons on India. In India, the Europeans came as traders but became rulers. They destroyed our prosperous economy. India, which was an exporter of textile, became a buyer of finished goods and exporter of raw materials. Beside heavy taxation led to poverty of the masses. तो साम्राज्यवाद का एक और निगेटिव प्रभाव रहा है कि जो लोग एशिया और अफ्रीका से जो भी वेल्थ थी, उनकी जो रॉ मटेरियल्स थी, उनको एक्सप्लॉइट किया गया। उनके जो मार्केट्स है उसमें अपने प्रोडक्ट्स को, जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने इंडस्ट्रियल गुड्स को यहाँ पे आके सेल आउट कर देते थे, जिससे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। लेकिन जो एशियंस थे, जो अफ्रीकन थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। उनका पॉलिसी क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स लोगों के साथ रंग भेद करते थे और लोगों को अपना कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट हो या उनका कॉन्फिडेंस था, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका था। आप इसके बारे में जो चीजें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर किस प्रकार से जो ब्रिटिश हमारे ऊपर आके रूल एस्टेब्लिश करते, इसे आप बाद के चैप्टर में पढ़ोगे। इंडिया में यूरोपियंस आए एज अ ट्रेडर्स, एक व्यापारी के रूप में आए, लेकिन वो बाद में क्या हो गए? यहाँ पे शासक बन गए, यहाँ पे आके अपना शासन चलाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हमारे समृद्धि को, हमारे आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इंडिया जो कि पहले एक्सपोर्टर था अपने टेक्सटाइल का, लेकिन बाद में उसको क्या बना दिया गया? एक बायर, मीन्स उसे सिर्फ जो दूसरे बाहर कंट्री से जो भी चीजें बन के आते थे उसे खरीदने पे मजबूर कर दिया गया, मीन्स इम्पोर्ट करने पे मजबूर कर दिया गया। और सिर्फ रॉ मटेरियल्स, जो इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स है उसे सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाता था, मीन्स दूसरे कंट्री के लोग उसे लेके जाते थे। और इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेशन था, बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था, जिसके कारण हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है हमारे इंडिया की, वो पूरी तरह से गरीबी में डूब चुकी थी। The 20th century saw more scientific discoveries and inventions than any other period in the human history. Starting with the steam-powered ships, it ended with human visit to space, moon, landings, and of course the network of computers. The world shrunk with instant communication and speedy transport. Unfortunately, the whole world was affected by imperialist rivalries and economic motive. This created a tension among European countries, US and Japan, which entangled them into two world wars about which you will read in the coming section. तो जो 20वीं शताब्दी है उसमें बहुत सारे नए नए साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए, इन्वेंशंस हुए, और भी ऐसे बहुत सारे ह्यूमन के हिस्ट्री में ऐसे पीरियड्स रहे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट किया गया, बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ों का डिस्कवरी और इन्वेंशंस किया गया। तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? स्टीम पावर्ड शिप से, जहाँ पे सबसे पहले स्टीम पावर्ड शिप्स का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद ये कहाँ पे एंड हो रहा है? तो अभी तक हम लोग प्रेजेंट में स्पेस पे जा चुके हैं, हम लोग चांद पे अपना पाँव रख चुके हैं, और ऑफ कोर्स जो हमारा जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, और जो हमारी पूरी दुनिया है वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन और स्पीडी ट्रांसपोर्ट में सिमट कर रह गई। लेकिन दुर्भाग्यवश जो ये पूरी दुनिया है उस पे साम्राज्यवाद का बहुत बड़ा असर रहा है। साम्राज्यवाद में जो आपस में जो दुश्मनी थी और उन लोगों का जो आर्थिक लक्ष्य था, उसके कारण हमारी पूरी जो दुनिया है वो तबाह हो चुकी थी। इससे बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हुआ था यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, यूएस और जापान के बीच में। जो यूएस और जापान था उसको जबरदस्ती विश्व युद्ध में धकेल दिया गया, जिससे आप लोग कमिंग सेक्शन में पढ़ने वाले हो। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस सेक्शन, यू हैव टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 4.2।
World War First. Industrialization, colonialism, and imperialism created intense rivalry among the European nations over their positions of colonies in Asia and Africa. This competition became more acute by the end of the 19th century, when colonies were no longer available in Asia and Africa. Compromise was not possible due to mutual distrust and hostilities, and in 1914 a war began in Europe which soon engulfed the entire world. It involved all the major countries of the world and their colonies. The damage caused by the war had no precedent in history. For the first time in history, all the resources of the warring states were mobilized. It involved their army, navy, and air force. The civilian population suffered tremendous casualties because of indiscriminate bombing. Since the war was spread over a very large part of the world for the first time, it is known as World War First. It marked a turning point in world history. It was not a sudden occurrence but the culmination of a large number of forces and developments covering a long period before 1914. तो हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, जो औद्योगिकीकरण हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, या फिर कॉलोनियलिज्म या फिर इंपीरियलिज्म। इसकी वजह से आपस में जो देश थे, दुनिया के जो अलग अलग हिस्से थे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी बढ़ चुकी थी। जो यूरोपियन नेशंस थे, उनके जो प्रोफेशंस थे, उन्होंने क्या किया कि अपने प्रोफेशंस, अपने पोजिशंस, अपने पावर को बढ़ाने के लिए, सुपरमेसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने एशिया और अफ्रीका में धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। इसकी वजह से कंपटीशन स्टार्ट हो गया और 19वीं शताब्दी के अंत आते आते जो हमारा जो कॉलोनीज था एशिया और अफ्रीका में, वो सारा कैप्चर कर लिया गया था और वहां पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जगह नहीं था, क्योंकि वहां पे पूरी तरह से युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। और 1914 में यूरोप की वजह से युद्ध की जो स्थिति है पूरी तरह से युद्ध में बदल चुकी थी। और ये जो विश्व युद्ध है, पूरी तरह से जो युद्ध तो छिड़ गया, साथ में जितनी भी दुनिया के अलग अलग नेशन है उसको इसके अंदर ढकेल दिया गया। इसमें बहुत सारे मुख्य देश रहे इस विश्व युद्ध में शामिल, और अपनी कॉलोनीज को पाने के लिए वापस वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट भी किए हैं। बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ इस युद्ध के कारण, और जैसे कि इतिहास में इससे पहले ऐसा कुछ भी युद्ध नहीं देखा गया था। पहली बार जो विश्व युद्ध प्रथम हुआ था उसमें बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन डैमेज हुआ था। इसमें लोगों ने अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को झोंक के रख दिया। जो सिविलियन पॉपुलेशन थे, जो आम नागरिक थे, उनको भी बहुत ज्यादा झटका लगा, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा बमबारी हुए। लोग जो थे वो लार्ज पार्ट जो वर्ल्ड का था वो इस युद्ध में पहली बार अ, जाके हिस्सा लिए, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था विश्व के इतिहास में। और ये चीज जो हमारा विश्व युद्ध है जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था पहली बार, ये बस अचानक से स्टार्ट नहीं हुआ था। इसमें इससे स्टार्ट होने के लिए बहुत सारे साल लगाए गए। मीन्स जब धीरे धीरे लोगों ने अपना कॉलोनियलिज्म बढ़ाना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इंपीरियलिज्म किया, लोगों के प्लेसेस को कैप्चर करना स्टार्ट किया, वहां पे अपने रूल को चलाना चाहा, इसकी वजह से जो विश्व युद्ध है वो आया और लोगों ने उस युद्ध में पार्टिसिपेट भी किया। कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे कि जो विश्व युद्ध प्रथम हुआ था उसके क्या कारण थे कि ये विश्व युद्ध हुआ। Imperialist rivalries among the different nations like England, France, Germany, and others were a major cause of the war. Earlier wars were averted because possibilities of acquiring more colonies were still there. But the situation had now changed. Most of Asia and Africa had already been divided up, and possibilities of further expansion were not there. It was possible only by dispossessing some imperialist country of their colony. Thus, division of colonies created conditions of war. In the last quarter of the 19th century, Germany had made tremendous economic and industrial progress and left England and France far behind in industrial production. She needed colonies as much as Britain to fulfill her economic needs. In the imperial race, Germany became the main competitor of England. British naval supremacy was also challenged when Germany built the largest warship Imperator and built the Kiel Canal connecting the North Sea and Baltic Sea, endangering the English coastline.
Germany also built a railway line connecting Berlin with Baghdad, which made it easier for Germany to send troops or supplies to the east, but it posed a threat to British colonies there. तो ये जो साम्राज्यवाद के कारण जो दुश्मनी था, तो जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस थे, जो अलग अलग राष्ट्र थे, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, और भी जो वर्ल्ड के अलग अलग जो मेन नेशंस थे, उनके बीच में युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। और यही कुछ देश है, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये कुछ ऐसे देश है जो कि मेन कारण थे इस युद्ध के। सबसे पहले जो युद्ध के कारण बन रहे थे उसको टाल दिया गया था, लोग ने उस पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई, हाथ से परिस्थिति निकल गई, तो बहुत से जो एशियन और अफ्रीकन थे वो डिवाइड हो गए, और उन्होंने भी खुद का एक्सपेंशन चाहा कि अब हम लोग भी एक्सपैंड करेंगे। और इसकी वजह से जो साम्राज्यवाद देश था, उसने ना सिर्फ अपने कॉलोनी को बढ़ाना चाहा, बल्कि जो एशिया और जो अफ्रीका है वहां पे भी अपने रूल को स्टैब्लिश करने की सोची। और इसकी वजह से जो युद्ध का पूरी तरह से स्थिति बन चुकी थी। और 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ कि जो जर्मनी है, उसने अपने इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को पूरी तरह से आगे कर लिया था, और इंग्लैंड पीछे रह गया था, और फ्रांस तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पीछे रह चुका था। इसलिए फ्रांस जो है उसे कॉलोनीज चाहिए था ब्रिटेन की इतना, जिससे उसका जितनी भी आर्थिक नीड्स है, इकोनॉमिक नीड्स है, उसको पूरी की जा सके। और इस साम्राज्यवाद के रेस में जो जर्मनी है वो मेन कॉम्पिटिटर इंग्लैंड का बन चुका था, क्योंकि जर्मनी इंग्लैंड से आगे निकल चुका था। और जो ब्रिटिश नेवल सुपरमैसी थे, उन्होंने भी इस चैलेंज को दिया कि जब जर्मनी आगे बढ़ सकता है तो फिर हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। तो जर्मनी ने क्या किया, एक वॉरशिप तैयार किया इम्परेटर, और उसने एक कील कैनाल में एक कील नहर को बनाया, जो कि नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करता था। और ये इंग्लिश कोस्ट लाइन, जो अंग्रेजों का जो समुद्री किनारा था, उसको ये थोड़ा सा इंडेंजर कर रहा था, खतरा पहुंचा रहा था। तो जर्मनी ने रेलवे लाइन को भी बनाया, जो कि बर्लिन को बगदाद से कनेक्ट करता था, जिससे जो जर्मनी है वो अपने सैनिकों को आराम से ईस्ट में सप्लाई कर सके। और ये एक वैसा पीरियड था जिसमें ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट सामने होके आ रहा था, ये बहुत बड़ा उनके लिए एक थ्रेट है। Like Germany, all other major powers of Europe and Japan also had their imperialistic ambitions. Italy, after her unification, wanted Tripoli in North Africa, which was under the Ottoman Empire. France wanted to add Morocco to her conquest in Africa, while Russia had her ambitions in Iran. Japan had her ambitions in the Far East, where she was able to extend her influence after Russo-Japanese War of 1905. Austria had her ambitions in the Ottoman Empire, while the United States of America was slowly emerging as a powerful nation. Her main interest was to preserve the independence of trade as it was increasing at a fast pace. The expansion of influence of any great power was posing a major threat to world peace. तो जैसा कि जर्मनी ने किया था, उसी प्रकार से जो यूरोप है या फिर जो जापान है, वो अपने साम्राज्यवाद को, अपने उस लक्ष्य को बढ़ाने के लिए इस युद्ध में आता है और कंपटीशन करता है। जो कि इटली का जब यूनिफिकेशन हो गया, जब इटली एक हो गया, तो जो इटली था वो त्रिपोली को नॉर्थ अफ्रीका में मिलाना चाहता था, उसको यूनिफाई करना चाहता था। लेकिन ये जो नॉर्थ अफ्रीका था वो उस टाइम ओटोमैन एम्पायर के अंडर में था। फ्रांस मोरक्को को ऐड करना चाहता था, और जो अफ्रीका है वो रसिया के ऊपर अपना नजर बनाया था। जो हमारा जो ईरान है वो भी उसमें घसीट लिया गया। जो जापान है उसका लक्ष्य था कि वो फार ईस्ट एशिया तक अपने आप को एक्सटेंड करे, और रसो जापानीज को वो इन्फ्लुएंस कर दे। रसो जापानीज युद्ध जो है वो 1905 में हुआ था। ऑस्ट्रिया का अपना लक्ष्य था कि वो ओटोमैन एम्पायर को हरा के, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसको धीरे धीरे इमर्ज करके एक पावरफुल नेशन बना दे। उसका जो मेन इंटरेस्ट था वो था अपने इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करके रखे, सुरक्षित रखे, व्यापार को सुरक्षित रखे, साथ में जो भी चीजें हो रही है उस पर वो ध्यान देते थे। ये जो एक्सपेंशन है, ये जो प्रभाव है किसी भी बड़े पावर का, इससे क्या दिखा था कि जो विश्व की जो शांति है उस पर बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट, मीन्स थ्रेट था, बहुत बड़ा एक, समझ सकते इस तरह की, वो बहुत बड़ा उनके लिए धमकी टाइप से था। सिस्टम ऑफ अलायंसेस,
Conflicts and confrontations for more colonies prompted the imperial powers to look for allies. In 1882, Germany, Austria, and Italy signed the Triple Alliance, pledging mutual military assistance against rival powers. England, Russia, and France signed the Triple Entente in 1907. Emergence of two mutually opposed groups divided Europe into hostile camps, leading to tension and conflicts among European powers. These countries competed with one another in producing deadly weapons, which led to a race of armaments. Mutual hatred and suspicion disturbed the atmosphere of peace. The propaganda which was created made it clear that if war broke out, the whole of Europe would be drawn into it. तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, संघर्ष हो रहे थे, और जो भी लोगों ने आपस में एक दूसरे को जिस प्रकार से आमना सामना किया कॉलोनीज को बढ़ाने के लिए, इससे जो हमारा साम्राज्यवाद का जो पावर था वो एलाइज में जाके चेंज हो गए। 1882 में जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली था, उसका उसमें किसका फॉर्मेशन हुआ? ट्रिपल अलायंस का, जिसमें जो लोग है वो अपना म्यूचुअल मिलिट्री देते थे, जो कि राइवल पावर्स के अगेंस्ट में जाके काम करता था। इंग्लैंड, रशिया और जो फ्रांस है उसने ट्रिपल एंटनेट को 1907 में साइन किया, और इससे दो ही म्यूचुअली लोग आए उठ के, एक यूरोप के थे हॉस्टाइल कैंप से, और जिसमें बहुत सारा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट था, और दूसरे यूरोपियन पावर्स थे, और ये जितने भी कंट्रीज थे वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। किसके लिए? तो वो लोग एक बहुत ही ज्यादा खतरे वाले हथियार को बना रहे थे, डेडली वेपन्स को बना रहे थे, इसको प्रोड्यूस करने में वो आपस में कंपटीशन कर रहे थे। साथ में इन्होंने एक क्या किया, तो इन्होंने एक अर्नामेंट किया, अस्त्र शस्त्र बनाया, और इनके अंदर बहुत ज्यादा घृणा भरा हुआ था, बहुत ज्यादा शक भरा हुआ था, जिससे जो इनका एटमॉस्फेयर है पीस का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लोग वहां पे अब शांति से नहीं रह पाते थे, और इसका जो प्रोपोगंडा था कि ये किस लिए अपने आर्मीज को तैयार कर रहा है, अपने एम्यूनिशंस को तैयार कर रहा है, वो सब कुछ खत्म हो चुका था, और सबके सामने ये बातें वापस आ चुकी थी। Pan-Slav movement and the Balkan politics. Balkan region of Western Europe consisted of many states such as Greece, Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, and many other smaller states. Originally, these states were under the control of the Ottoman Emperor or the ruler of Turkey. By the beginning of the 20th century, the Ottoman Empire began to decline. European powers, including Austria and Russia, rushed for obtaining a foothold in the region. The matter got complicated with the resurgence of nationalism among the people in most of these states. They were called Slavs, since they were scattered in many of the East European states. They started a national movement called the Pan-Slav movement. Their main demand was to unite the Slavs in one state under Serbia, the state which had the largest Slav population in this movement. Serbia was supported by Russia, whereas Austria opposed Serbia and their national movement. This resulted in rivalry between Russia and Austria. Austria did not want a strong Serbian state which would hamper her ambition of expansion. In 1908, Austria annexed two Slav states, Bosnia and Herzegovina, leading to hostility between Serbia and Austria. uh, be- Between 1912 and 1914, four Balkan states fought two wars against the Ottoman Emperor for independence. Turkey was defeated and lost all her positions in Europe. Austria hurriedly set up an independent state of Albania against the Serbian ambition of Great Serbia. Hostility mounted between Austria on one side and Serbia and Russia on the other. तो हम लोग देखेंगे कि जो पैन स्लैब मूवमेंट हुआ था और जो बैल्कन पॉलिटिक्स हुआ था, ये चीजें क्या हैं।
जो बाल्कन रीजन है ईस्टर्न यूरोप का, उसमें बहुत सारे स्टेट थे जैसे कि ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेग्रो और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे राज्य थे। ओरिजिनली जो ये स्टेट थे वो किसके कंट्रोल में थे? ओटोमन एम्परर के कंट्रोल में, जो कि टर्की के रूलर थे। और जब 20वीं शताब्दी का शुरुआत हुआ तो ये जो ओटोमन एम्पायर थे उनका पतन स्टार्ट हो चुका था। यूरोपियन पावर्स जिसमें ऑस्ट्रिया और जो रसिया थे, उन्होंने फुटहोल्ड रीजन में अपना पावर को स्टैब्लिश करने के लिए क्या किया? उन्होंने अपने आप को इस मैटर में इन्वॉल्व किया और उन्होंने नेशनलिज्म को अराइज कर दिया। मीन्स उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए लोगों को उकसाना शुरू किया। और बहुत सारे जो ये लोग हैं, ये जो स्टेट्स हैं, इसमें जो लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए अपना आवाज उठाया उन्हें स्लैब्स के नाम से जानते, हम लोग जाने। लेकिन क्या हुआ कि आगे जो ये लोग थे वो छोटे छोटे हिस्से में स्कैटर हो गए, मीन्स फैल गए। और बहुत सारे जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स है उसमें एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया जिसे पैन स्लैब मूवमेंट बोला गया। इनका जो मेन डिमांड था वो क्या था कि ये जो स्लैब्स है सर्बिया के अंदर, ये जो एक स्टेट है सर्बिया, उसके अंदर जितने भी स्लैब्स है उनको यूनाइट करो, एक साथ लेके आओ। और ये जो स्टेट है उसमें एक लार्जेस्ट स्लैब पॉपुलेशन थे इस मूवमेंट में, वो जाके सारे इन्वॉल्व हो गए। सर्बिया को किसने सपोर्ट किया? रसिया ने। और जो ऑस्ट्रिया है उसने सर्बिया को अपोज कर दिया और उनका जो नेशनल मूवमेंट है उसको भी अपोज कर दिया, मीन्स उनको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इसके परिणाम में इनके बीच में आपस में दुश्मनी बढ़ गई, रसिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। ऑस्ट्रिया सर्बियन को स्ट्रांग नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस अपने एम्बिशन को एक्सपैंड कर दिया और 1908 में जो ऑस्ट्रिया है उसने दो स्लैब स्टेट्स बनाए, बॉस्निया और हेर्जोगोविना, जो कि हॉस्टिलिटी को लीड करता था सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। और 1912 और 1914 के बीच में 4 बाल्कन स्टेट्स आए जो कि दो युद्ध आपस में लड़े थे। ओटोमन एम्परर जो कि आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो तुर्की है वो हार चुका था और जितने भी अपने उनके पोजीशन थे वो भी उनका खो चुका था यूरोप में। और जो ऑस्ट्रिया है वो जल्दी से क्या किया, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया अल्बानिया। सर्बियन के अगेंस्ट में इस स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था और इसका जो एम्बिशन था वो क्या था, ग्रेटर सर्बिया, मीन्स अपने जो सर्बिया जो स्टेट है उसको बड़ा बनाए। और इसमें जो ऑस्ट्रिया है वो एक साइड में पड़ गया और जो सर्बिया और जो रसिया है वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ जाके खड़ा हो जाता है। As you can see, by 1914, the atmosphere in Europe was explosive. Against this background, Archduke Francis Ferdinand, the heir to the Austrian throne, went to Sarajevo, the capital of Bosnia, on a state visit. As he was getting down from his car, he was assassinated by a Serbian youth on 28 June 1914. The murder of Archduke Francis Ferdinand became the immediate cause of the war. Austria held Serbia responsible for the assassination of their prince and served her with an ultimatum with various conditions. Assured of Russian help, Serbia refused to accept the ultimatum and started mobilizing her troops on the border. On 28 July 1914, Austria declared war on Serbia. On 1st August 1914, Germany declared war on Russia. On 3rd August 1914, Germany declared war on France. As German troops entered Belgium, England declared war on Germany on 4th August 1914. Thus, a minor incident in Europe triggered the war, with all the countries joining in, which soon took the shape of World War First. तो हम लोग देखते हैं कि जब 1914 का समय आया तो जो यूरोप का एटमॉस्फेयर था बहुत ज्यादा विस्फोटक बन चुका था, एक्सप्लोसिव हो चुका था। इसके विरुद्ध में जो भी बैकग्राउंड में जो क्या हुआ कि एक सबसे बड़े कारण क्या रहा है, इमीडिएट कॉज रहा था 1914 में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, एक उसका इमीडिएट कॉज क्या था कि जो आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड थे वो ऑस्ट्रिया के गद्दी पे बैठे थे, ठीक है। और वो कहाँ जा रहे थे, सराजेवो जा रहे थे जो कि बॉस्निया का कैपिटल था, वो अपने स्टेट विजिट पे जा रहे थे। तो जैसे ही वो अपने कार से निकलते हैं तो एक सर्बियन यूथ आके उनका मर्डर कर देता है 28 जून 1914 को। उनके मर्डर के
बाद जो आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड थे उनके मर्डर के बाद वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो एक सबसे बड़ा कारण था कि उनका मर्डर कर दिया गया था। और जो ऑस्ट्रिया है उसने सर्बिया को रिस्पॉन्सिबल मारा, क्या माना कि जो ये सर्बिया है उसकी वजह से हमारे प्रिंस की हत्या कर दी गई है, जिसकी वजह से उसने अल्टीमेटम घोषित कर दिया। और जो रसियन थे उन्होंने हेल्प मांगा, और जो सर्बिया थे उसने उस हेल्प को एक्सेप्ट करने में मना कर दिया। और जो इसने अपने सैनिकों को बॉर्डर पे भेजना स्टार्ट कर दिया। 28 जुलाई 1940 में क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया था वो सर्बिया के ऊपर युद्ध को डिक्लेयर कर देता है कि युद्ध हमको इससे करना है। और 1 अगस्त को क्या होता है 1940 में कि जो जर्मनी था वो रसिया पे जाके युद्ध घोषित करता है। और 3 अगस्त 1914 में ही जो जर्मनी है वो दूसरा युद्ध फ्रांस के ऊपर भी घोषित कर देता है। मीन्स जर्मनी जो है वो रसिया पे भी युद्ध घोषित करता है, साथ में फ्रांस के ऊपर भी। जो जर्मन सैनिक थे उन्होंने क्या किया, बेल्जियम में एंटर किया और इंग्लैंड के ऊपर भी उन्होंने वॉर को घोषित कर दिया। जर्मनी 4 अगस्त 1914 में भी जो इंग्लैंड है उसके ऊपर भी जाके क्या करता है कि हमको इससे भी जाके युद्ध करना है। और बस ये छोटी सी घटना थी, बस उनके जो प्रिंस थे उनकी हत्या की गई। इस घटना की वजह से जो यूरोप है उसने बड़ा सा युद्ध छेड़ दिया गया, और पूरी जो देश है पूरा जो देश है वो उसमें जाके बर्बाद हो जाता है। और जो अलग अलग वर्ल्ड की जो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग नेशंस है, वो भी इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जाके इन्वॉल्व हो जाते हैं। Our next topic is the course of the war, which is 1914 to 1918। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेके 1918 तक चला था। World War First, which started in August 1914, continued till November 1918. During this period, many important battles were fought, such as Battle of Marne in 1914, battles of Verdun, Battle of Somme, and Battle of Jutland in 1916. The year 1917 saw two important developments. One was the entry of USA into the war in April, and second was the withdrawal of Russia from the war in November. तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध था वो अगस्त 1914 में स्टार्ट हुआ था और नवंबर 1918 तक चला था। इस समय के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध भी हुए थे अपने स्तर पे, जैसे कि बैटल ऑफ मार्ने जो कि 1914 में हुआ था, बैटल्स ऑफ वर्डू हुआ था, फिर बैटल ऑफ सोमी और बैटल ऑफ जटलैंड हुआ था 1916 में। मीन्स जो लोग विश्व युद्ध तो कर रहे थे साथ में आपस में छोटे छोटे युद्ध भी लड़ रहे थे। 1917 में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ इस युद्ध में। दो डेवलपमेंट क्या था, पहला कि यूएसए इस युद्ध में शामिल हो गया अप्रैल में, और दूसरा कि रसिया ने इस युद्ध से वापसी कर ली थी, उसने युद्ध से पीछे उसने अपना पीछा छुड़ा लिया नवंबर में, ठीक है। In 1915, a British passenger ship Lusitania was sunk by German U-boats, killing 128 US civilians who were traveling in the ship. The US Senate took a very serious view of this. Besides becoming a powerful nation, Germany would pose a threat to US supremacy. Moreover, USA being the major supplier of arms and ammunition, the continuation of war would result in economic advantage for the US. Keeping all this in view, she decided to join the war in 1917। 1915 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पैसेंजर शिप था लुसिटानिया, उसको जर्मन यू बोट्स ने डुबा दिया, और जिसमें 128 यूएस के नागरिक मारे गए जो कि उस शिप में ट्रैवल कर रहे थे। और जो यूएस की जो सीनेट थे इस चीज को, इस मैटर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, और क्योंकि उनका जो नेशन था वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था, और जर्मनी उनके नेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था कि यूएस के जो प्रभुत्व है उस चीज के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था, जर्मनी था। इसके अलावा जो यूएसए था वो सबसे बड़ा सप्लायर था, चाहे वो सैनिक का हो चाहे वो कोई भी विपन्स हथियार के हो। तो ये वॉर तो कंटिन्यू चल रहा था, और इसका जो इकोनॉमिक एडवांटेज था वो किसको मिल रहा था, यूएस को मिल रहा था। क्यों मिल रहा था, क्योंकि वही आर्म्स को भी सप्लाई कर रहा था, एम्यूनिशन भी वही सप्लाई कर रहा था। इन सब चीज को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, अपने नजर में रखते हुए, यूएस ने क्या सोचा कि वो भी जाके विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करे, और उसने ज्वाइन भी कर दिया विश्व युद्ध को 1917 में। Do you remember reading about the October Revolution of 1917 in Russia?
One of the main demands of the revolutionaries was peace. So immediately after the revolution, under the leadership of Lenin, Russia withdrew from the war and signed a peace treaty with Germany in 1918. क्या आपको याद है अक्टूबर का क्रांति जो कि 1917 में रसिया में हुआ था? ये एक सबसे बड़ा डिमांड था इस रिवॉल्यूशन का। क्या जो इसके क्रांतिकारी जो इसमें अपना योगदान दे रहे थे, उनका जो सबसे बड़ा डिमांड था कि हमें शांति चाहिए। इसलिए जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था, ये किसके लीडरशिप में हुआ था? लेनिन के लीडरशिप में हुआ था। और रसिया ने अपने इस युद्ध से अपना नाम पीछे खींच लिया, अब वो खुद पीछे चले गए और उन्हें एक साइन किया पीस ऑफ ट्रीटी जर्मनी के साथ। उन्होंने साइन कर दिया कि अब हम इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये कब किए थे उन्होंने? 1918 में। By July 1918, Germany began to collapse. Bulgaria and Turkey surrendered in September and October, respectively. On 3rd November 1918, the Austrian Emperor surrendered due to widespread unrest in Austria. After similar revolts by the German people, German Emperor Wilhelm II fled to Holland and Germany was proclaimed a republic. The new government signed an armistice on 11th November 1980, bringing an end to World War I. तो जुलाई 1918 में क्या हुआ कि जो जर्मनी था उसका कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। बुल्गारिया और टर्की खुद को सरेंडर कर दिया था सितंबर और अक्टूबर में। 3 नवंबर 1918 में जो ऑस्ट्रिया के जो सम्राट थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया क्योंकि वो भी ज्यादा युद्ध नहीं चाहते थे। और उसके बाद छोटे छोटे रिवॉल्ट्स होते रहे हैं। जो जर्मन के जो लोग थे, जो जर्मन के राजा थे विलियम सेकेंड, उन्होंने होलैंड और जर्मनी को रिपब्लिक घोषित कर दिया कि अब वो मेरे अंदर नहीं है, वो एक रिपब्लिक नेशन है। और नए गवर्नमेंट वहां पे बने 11 नवंबर 1918, जिसकी वजह से नए गवर्नमेंट के बनने की वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एंड हो गया, मीन्स खत्म हो गया। In the course of the war, many new weapons such as machine guns, poison gas, liquid fire, submarine and tanks were used. New strategies and military techniques were experimented by both sides. England used naval and economic blockade, tanks and air raids. The French used trench warfare and Germany used U-boats and submarines to sink ships under the sea. तो इस युद्ध के दौरान बहुत सारे नए नए हथियार जैसे कि मशीन गन्स, पॉइजन गैस, लिक्विड फायर, सबमरीन और टैंक्स का यूज किया गया था। नए नए उन लोगों ने स्ट्रेटजीज बनाए, मिलिट्री टेक्निक्स को यूज किया और दोनों तरह से इसका एक्सपेरिमेंट भी किया जाता था। जो इंग्लैंड है वो नेवल और इकोनॉमिक ब्लॉकेड को यूज करते थे, टैंक्स और एयर रेड्स को। वहीं पे जो फ्रेंच थे उन्होंने युद्ध के लिए ट्रैंक वारफेयर का यूज किया। तो जर्मनी ने यूबोट्स और सबमरीन्स को यूज किया ताकि जितने भी जो समुद्र में जो शिप चल रहे हैं उसको वो इनके हेल्प से डुबा सके। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।